26 एंजॉय लिटिल बर्ड। वेद जैसे ही उठने को होता है वैदेही अपने बंधे हाथों से ही उसकी कॉलर पर अपनी पकड़ कस देती है, जिस वजह से वेद दोबारा वही वैदेही के पास गिर जाता है। वेद वैदेही को हैरानी से देखता है तो वैदेही उसे इशारे से अपने मुंह पर बंधा रुमाल खोलने को कहती है। वेद वैदेही के हाथ अपने कॉलर से हटा सख्त आवाज में बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारी बकवास सुनने में इंटरेस्टेड हूँ? चुपचाप मुंह बंद किए ठंडी हवाओं का मजा लो। बोल वेद उठ खड़ा होता है, पर जैसे ही वेद एक कदम आगे बढ़ता उसे अपने पैर पर पकड़ महसूस होती है, जिससे उसके फेस पर तिरछी मुस्कान आ जाती है, पर अगले ही पल वो जमीन पर मुंह के बल गिरता है। अब वैदेही की आंखों में चमक थी। कहाँ वेद सोच रहा था वैदेही उससे रिक्वेस्ट करेगी और कहाँ उसने उसे ही मुंह के बल गिरा दिया। शुक्र था वेद ने गिरने से पहले ही अपने हाथों को जमीन पर टिका दिया था, जिस वजह से उसका हैंडसम सा मुखड़ा बच गया। वो उठकर लाल आंखों से वैदेही को देखता है। वैदेही दोबारा से वेद को अपने मुंह से रुमाल खोलने का इशारा करती है। वेद गुस्से में ही रुमाल को खींचकर वैदेही के चेहरे से अलग करता है। वैदेही एक गहरी सांस लेती है और अगले ही पल घुटनों के बल खड़े हो वेद के करीब जा उसे आंख दिखाते हुए बोली, अपना रुमाल तुम थोड़ा धीरे से नहीं बांध सकते थे? वेद भी घुटनों के बल खड़ा हो गया, जिस वजह से दोनों काफी करीब हो गए थे। वेद वैदेही की आंखों में देख बोला, बैठ जाओ, इस बार थोड़ा धीरे बांध देता हूँ। वैदेही गुस्से से वेद को देख बोली, तुम खुद को समझते क्या हो? कहीं के राजा महाराजा हो जो सब तुम्हारी बातें मानेंगे? वेद भी हल्के गुस्से मगर शांति से बोला, राजा महाराजा ना सही, पर जो भी हो लोगों को अपनी बातों को मानने के लिए मजबूर करना जानता हूँ। वैदेही चिढ़कर बोली, बस लोगों को मजबूर करना ही तो आता है तुम्हें। किसी दूसरे की फीलिंग्स से तुम्हें फर्क ही कहाँ पड़ता है। बस तुम जो चाहो वो जो जाए, यही तो चाहिए तुम्हें। और यहाँ ठंड में मुझे अकेला छोड़ तुम्हें लगता है कि तुम मुझे तड़पाओगे? गलत फहमी है तुम्हारी वेद ठाकुर। मैं तो एंजॉय करूंगी। तुम जाकर सोचो कोई दूसरा प्लान मुझे तड़पाने का। हर बार तुम्हें मुंह की ना खिलाई तो मैं भी वैदेही नहीं। दोनों एक दूसरे को बेहद ही गुस्से और नफरत से देख रहे थे, मानो आंखों से ही दोनों एक दूसरे को जलाकर भस्म कर देंगे। वेद वैदेही की आंखों में देखते हुए ही नीचे से रुमाल उठाता है और बिना देर किए दोबारा वैदेही के मुंह पर वो रुमाल बांध देता है। वैदेही कुछ बोलती नहीं। वेद वैदेही की आंखों में देख बोला, एंजॉय लिटिल बर्ड। बोल वो वहां से निकल गया और बालकनी का गेट भी बंद कर दिया। वैदेही दोबारा दीवार से टिककर बैठ गई और सामने देखने लगी। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। दर्द की वजह से उसकी पूरी कमर टूटी जा रही थी। ठंडी हवाएं, ऊपर से भीगे कपड़े, शरीर जमता हुआ सा लग रहा था, पर इन सब चीजों का वैदेही पर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बस इमोशनलेस होकर सामने देख रही थी। वेद कमरे में आकर चेंज करता है और दरवाजे को बाहर से लगा लंबे कदमों से घर से बाहर निकल गया। वही दरवाजे के पास मोहन काका खड़े थे, जिनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। रात का वक्त, घर का डोरबेल बजता है तो काका जाकर जल्दी से दरवाजा खोलते हैं। गेट पर वेद खड़ा था, हाथ में शराब की बोतल, चेहरा मुरझाया हुआ और बिखरे हुए बाल। वेद की हालत कुछ सही नहीं लग रही थी। वो बुरी तरह नशे में धुत था। वेद काका को देख मुस्कुराता है, लेकिन जैसे ही एक कदम आगे बढ़ता है उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं, पर वो गिरता उससे पहले ही काका उसे संभाल लेते हैं। वेद काका को देख मुस्कुराकर बोला, काका आप बड़े अच्छे हो। जब भी मैं लखड़ाता हूँ आप मुझे संभाल लेते हो। 0.1 पहले भी मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं था और आज भी कोई नहीं है। एक मैं ही इतना अकेला क्यों हूँ काका? काका वेद को अंदर लाते हुए बोले,
मालिक को संभाल सके ये तो हमारी खुशनसीबी है, और आप अकेले कहाँ हैं हुकुम सा। भरा पूरा परिवार है आपके पास। वेद के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। वो उसी मुस्कुराहट के साथ बोला, सच कहा आपने। पूरा परिवार है मेरे पास, पर फिर भी ना जाने क्यों अकेला हूँ मैं। जब से वो गई है ना काका, जिंदगी वीरान सी हो गई है। काका वेद को सीढ़ियां चढ़ाते हुए बोले, मालिक आप उस बात से आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं। अब तो आपकी शादी भी होने जा रही है, फिर क्यों। वेद बॉटल को मुंह से लगा कुछ सिप ले बोला, कैसे बढ़ जाओ आगे काका। ये जिंदगी उसकी मेहरबानी है। मुझे जिंदगी जीना सिखाया था उसने। कैसे भूल जाओ उसे काका। उसे खो दिया अपनी गलती से मैंने। उसे भूलूंगा तो खुद से नफरत हो जाएगी काका। और खुद से नफरत करके अब रूही को अपने यादों से दूर नहीं जाने दे सकता। यही तो बस एक कारण है कि आज तक जिंदा हूँ, और रूही को खोने के बाद भी आज तक खुद से नफरत नहीं कर पाया मैं। अब तक काका वेद को एक कमरे के सामने ले आए थे। वो वेद को देख बोले, आप चाहे तो आज की रात अपनी यादों के साथ बिता ले मालिक। बोलते हुए काका उस कमरे पर लगा ताला खोल देते हैं। अगले ही पल वेद काका के गले लग बोला, काका आप कैसे मेरे मन की बात समझ जाते हैं। काका हल्की मुस्कान के साथ वेद के सर पर हाथ फेर बोले, आपको बचपन से देखा है मालिक। अपने बच्चे की तरह पाला है आपको हमने। बोल काका वेद से अलग होते हैं। वेद अपनी बोतल को खाली कर काका को दे बोला, इसे घर से दूर ले जाओ काका। मेरी रूही को इन सब चीजों से नफरत है। बोल वेद लखाते हुए उस कमरे के अंदर चला गया। वेद इस कमरे के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, इसलिए बिना मेहनत उसने लाइट ऑन की। वेद ने नजरें चारों तरफ फेरी। पूरे कमरे में सिर्फ रूही की तस्वीर थी। दीवार का एक भी ऐसा कोना नहीं था जहां रूही की फोटो ना हो। हर फोटो में उसके चेहरे पर लंबी सी मुस्कान थी। रूही की पिक्चर्स देख वेद के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो अपने कदमों को संभालते हुए एक फोटो के सामने जाता है। वेद हल्के हाथों से उस फोटो में रूही की टच करता है। उस पिक्चर में रूही वेद के कंधे पर थी और उसकी मूंछों को ऊपर की तरफ घुमाकर ताव दे रही थी। दोनों के चेहरे पर दुनिया जहां की खुशियां नजर आ रही थी। अनजाने में ही वेद अपनी मूंछों को गोल घुमा ताव देता है। वेद अपनी आंखें बंद करता है तो उसके सामने रूही का चेहरा आता है। रूही खिलखिलाकर वेद की मूंछों को ताव दे बोली, वेद तुम्हारी ये मूंछें ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और जब तुम इन्हें गोल घुमा ताव देते हैं, हाय मेरा तो दिल भी बाहर आकर तुम्हें देखने लगता है। मेरा प्यार वेद। बोलते हुए रूही फिर से हंस देती है। ये सब याद करते करते वेद अपने कदम पीछे ले रहा था। अचानक ही वो बेड से टकराता है और पीठ के बल बेड पर गिर जाता है। नशे में होने की वजह से अब उसकी पलकें भारी होने लगती है और वो रूही को याद करते हुए ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह वेद की नींद अपने फोन के रिंग होने की वजह से खुलती है। वेद बंद आंखों से ही बगल में पड़े फोन को उठा कान से लगाता है। दूसरी तरफ से आवाज आई। वेद आवाज लक्ष्मी जी की थी जो कि गुस्से में लग रही थी। वेद यूं ही नींद भरी आवाज में बोला, हाँ बड़ी माँ। लक्ष्मी जी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, तुम गांव क्यों गए हो वेद, और वो भी वैदेही के साथ। वेद कुछ पल रोल अपनी आंखें खोल बोला, बच्चा नहीं हूँ मैं बड़ी माँ जो कहीं भी जाने से पहले आपसे पूछकर या आपको बताकर जाओ। और रही वैदेही की बात तो वो अब मेरी है। जहाँ मेरा दिल करेगा वहाँ उसे लेकर जाऊंगा। इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोल वेद बिना लक्ष्मी जी की बात सुन कॉल कट कर फोन बेड पर पटक देता है। थोड़ी देर में वेद उठकर वॉशरूम जाता है। फ्रेश होने के बाद वो कमरे में वापस आता है।
उसे अपना शरीर काफी गर्म लग रहा था। कल उस तालाब के ठंडे पानी की वजह से उसे बुखार था। वो ड्रॉर से एक टैबलेट निकाल खाता है और सीधे नीचे चला जाता है। वेद नीचे सोफे पर बैठ काका को आवाज लगाता है। कुछ ही देर में काका चाय लेकर आते हैं। वेद कप ले चाय की सिप ले ट्रे पर रखी दूसरी कप को देख बोला, ये दूसरा कप किसके लिए है काका? काका सर झुका बोले, मालिक वो मुझे लगा मालकिन भी आपके साथ ही नीचे आएंगी इसलिए मैं उनके लिए भी चाय ले आया। काका की बातें सुन वेद को वैदेही के साथ हुई कल की सारी बातें याद आई पर चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे। वेद चाय की सिप ले बोला, काका 2 मैड्स के साथ आप जाकर कमरे की बालकनी में देख लीजिए। उसे जो चाहिए दे दीजिएगा और उसे बता दीजिएगा कि हम कुछ देर में निकलने वाले हैं। बोल वो दोबारा सिप लेता है। उसे मालूम था कि वैदेही की क्या हालत होगी पर अब भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वेद के कहे मुताबिक काका 2 मैड्स के साथ ऊपर कमरे में जाते हैं। कुछ ही देर में काका जल्दबाजी में नीचे आ बोले, माँ मालिक वो मालकिन। पर वेद के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे। वो बस शांति से सामने देखते हुए अपनी चाय खत्म कर रहा था। क्या सच में वेद वैदेही से इतनी नफरत करता है कि वो उसकी हालत जानते हुए भी उसकी फिक्र नहीं कर रहा है? थैंक्स एवरीवन। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना ही खुशियां ना ही दुख। तू अगर अभी दुख है तू सुख वाले दिन भी जरूर आएगा। हाँ वो अलग बात है थोड़े देर से आएंगे, यमी फेस पर आएंगे जरूर। और जो भी स्टोरी पढ़ता है वो कम से कम अपना 2 सेकंड देकर एक लाइक टू कर हाई सकता है। इतना जुल्म ना किया करो हम पर। मुलाकात होगी अगले पाठ में।